रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर के बारे में। क्लियर। तो हाइड्राइड जो था पहला कंपाउंड था हाइड्रोजन का, हमने कवर किया। उसके बाद हमने वाटर स्टार्ट किया था और वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, देन वी डिस्कस द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो तीनों फिजिकल स्टेट हैं, उनमें वाटर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इजंट इट। H2O, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हमने वो एग्जांपल भी समझा कि आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करती है। देन वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड देन फाइनली वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्लियर। सॉरी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में। तो और क्या क्या वाटर जो है रिएक्शन शो करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो बेटा एक केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में देखी कि वाटर किस तरह से डिसोशिएट होता है। तो हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि वाटर का जो डिसोसिएशन है वो नेग्लिजिबल होता है। दैट मीन्स वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट। तो जैसे वाटर जब ब्रेक होगा तो ये रिलीज करेगा बेटा H+ और OH-। तो दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट। फाइन। वन मोर थिंग, एक और चीज समझना कि बेटा ये जो वाटर होता है इसका सॉल्यूशन देखें तो इट इज टोटली न्यूट्रल। वाटर इज टोटली न्यूट्रल। टोटली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा बेटा? पीएच का वैल्यू हाउ मच? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन? 7. वेरी 7। 7 इज करेक्ट। तो वाटर की जो प्योर वाटर की 25 पे, याद रखना पीएच टेम्परेचर बेस्ड होती है। ये हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में सीखेंगे कि टेम्परेचर कम करने पे या ज्यादा करने पे पीएच पे क्या फर्क पड़ता है। तो दिस पीएच इक्वल टू 7 एट विच टेम्परेचर? एट रूम टेम्परेचर एट 25 degrees. Remember this temperature, otherwise if you change this temperature the pH is going to change. Done. अब देखो बेटा रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले सिक्वेंशियली देखेंगे। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल। मेटल से वाटर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। दो तरह के मेटल होते हैं बेटा, एक होता है लेस रिएक्टिव, एक होता है मोर रिएक्टिव। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया और उसकी वाटर से रिएक्शन कराई, तो ये दोनों जो मेटल है बेटा सोडियम और कैल्शियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव। क्लियर। तो जैसे आप एक रेडॉक्स चैप्टर में आप देखोगे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। गेटिंग माय पॉइंट? एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी की जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। Got it? So that series relate us about how the elements reactive. Clear? So how the elements are reactive, which is going to be more reactive, which is going to be less reactive. तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। तो उस सीरीज में जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और उस सीरीज पे जिसकी रेंज नीचे होगी दैट इज गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव। Got it? तो among those series सोडियम एंड कैल्शियम ये ऊपर आते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा ध्यान से समझना, जब ज्यादा रिएक्टिव वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम की हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कोटी। When high reactivity metal will react with hydrogen, then hydroxide will form along the removal of hydrogen gas. तो जैसे कैल्शियम लेके आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर। बट इसी की जगह हम कुछ लेस रिएक्टिव मेटल लेते जो इनसे कंपैरिजन में काफी कम रिएक्टिव है। जैसे जिंक, जिंक मेटल लेके आप H2O से रिएक्शन कराते तो बेटा इस बार हाइड्रोक्साइड नहीं बन के ऑक्साइड बन जाए।
यहाँ पे क्या बना, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड बनाया, पर जिंक लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा रेदर देन हाइड्रोक्साइड। दिस वन Zn plus H2O will give you ZnO plus H2। Got it? नेक्स्ट देखें, ये बात होगी रिएक्शन विथ मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और लेस रिएक्टिव मेटल बनाते हैं ऑक्साइड। देन नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में आपको क्लोरीन और क्लोरीन के साथ वाटर की रिएक्शन याद रखनी है। हाउ वाटर रिएक्ट विथ नॉन मेटल। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे बेटा फ्लोरीन की रिएक्शन, F2 plus H2O will give you HF plus O2, will give you HF plus O2। Got it? तो फ्लोरीन एक नॉन मेटल है जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। बट यदि यहाँ पे आप क्लोरीन लेते, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टू क्लोरीन हियर, then it will form HCl plus HClO like that। क्लियर? तो फ्लोरीन लोगे तो बनेगा बेटा HF और O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। बट क्लोरीन लेंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्लोरीन के केस में HCl बनेगा और HClO बनेगा। और याद रखना HClO का नाम होता है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड। Got it? So this is hypochlorous acid। हाइपोक्लोरस एसिड, इसको नोट करें। Any doubt up to this? Anyone? No, sir. Fine। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। पहले थी मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हमने जो डिस्कस की वो थी बेटा नॉन मेटल के साथ। अब डिस्कस करेंगे कुछ ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ और कुछ और कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ। देन नेक्स्ट देखें, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर। राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर। थर्ड कैटेगरी देखें बेटा, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर, विथ वाटर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया कि दो तरह की ऑक्साइड होती है, एक होती है मेटेलिक ऑक्साइड और दूसरी होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेटा कैन यू टेल मी विच ऑक्साइड इज मेटेलिक and which is one is acidic and the other one is basic। so can you tell me which is acidic, metal or non metal? कौन सी ऑक्साइड एसिडिक होती है? Non-metal। वेरी गुड। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है और मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? Basic। वेरी गुड, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है। बिल्कुल वही लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है। तो जब आप मेटल की ऑक्साइड उसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे जो कि बेसिक है तो आपको बेस दे देगी, और नॉन मेटल की रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे जो कि एसिडिक है तो वो एसिड फॉर्म कर देगी। क्लियर? तो देखो कैसे रिएक्शन होगी। ऑक्साइड के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 प्लस वाटर, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसकी ऑक्साइड एसिडिक होगी। नेक्स्ट इज SO2 प्लस वाटर, SO3 प्लस वाटर, हाउ दे विल रिएक्ट, ये वाली एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, Cl2O7 प्लस वाटर। फाइन। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे साइड में
मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन देखेंगे जो खुद क्या है, बेसिक। तो दिस इज बेसिक ऑक्साइड, that is Na2O plus water, CaO plus water, sodium metal, calcium metal, magnesium metal, like that. क्लियर? तो सबसे पहले एसिडिक है, तो जिसका जो नेचर होता है बेटा वही प्रोडक्ट बना देती है। यदि एसिड की रिएक्शन कराओगे तो एसिड बन जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो, तो ये क्या बन गया, H2CO3। इसका नाम साथ साथ याद करते जाएं, H2CO3 को कहते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फाइन। नेक्स्ट SO2 प्लस H2 जोड़ो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कंबाइन करो, SO2 प्लस H2, एनीवन, हाइड्रोजन को जोड़ दो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, H2SO3 वेरी गुड, H2SO3, H2SO3, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट SO3 प्लस H2O जोड़ो, इसको कंबाइन करो, तो ये बन जाएगा H2SO4, वेरी गुड, ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक। तो बेटा डिफरेंस समझना, ये होता है सल्फ्यूरस और ये होता है सल्फ्यूरिक। फाइन, ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। Cl2O7 plus H2O will give you, that is HClO4, two molecules of HClO4, that is known as perchloric acid, perchloric acid, got it? तो बेटा नॉन मेटल जो होते हैं उनकी ऑक्साइड एसिडिक होती है, तो उनको जब वाटर में डिजोल्व करोगे, एसिडिक है तो एसिड बना देगी, ये सारे एसिड्स होते हैं, H2CO3, H2SO3, H2SO4, HClO4, got it? All of these are acids, इनके नाम से भी पता चल रहा है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, got it? Now if we move forward to the basic oxide, basic oxide कौन बनाएगा, मेटल। बेसिक है तो बेस देगी और एसिडिक है तो एसिड देगी। यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा NaOH, यहाँ पे बनेगा CaOH whole twice, that is a base, and this is MgOH whole twice, क्लियर? तो एसिडिक ऑक्साइड एसिड फॉर्म करती है पानी में और बेसिक ऑक्साइड पानी में बेस फॉर्म करती है, तो इसका नाम क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ NaOH, एनीवन, व्हाट इज द जनरल नेम, Sodium hydroxide. वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा कॉस्टिक सोडा, ये भी आप याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट, और इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉस्टिक सोडा। CaOH whole twice क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है लाइम वाटर, और MgOH whole twice कहते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ वाटर with nitride, carbide and phosphide। वाटर जो है इनसे किस तरह से रिएक्ट करेगा, नाइट्राइड से, कार्बाइड से, फॉस्फाइड से, क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्राइड की, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नाइट्राइड। याद रखना नाइट्राइड में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर? नाइट्राइड पे क्या होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्राइड का मतलब N3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइड। फॉस्फाइड में फोस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज P3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड। इसी तरह से कार्बन पे जब नेगेटिव होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, कार्बाइड, क्लियर? नाइट्राइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड, फाइन।
अब देखो किस तरह से वाटर रिएक्ट करेगा, हाउ वाटर विल रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसको मैं आपको एक लॉजिक से समझाऊंगा, वो लॉजिक आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया बेटा Mg3N2 और इसकी रिएक्शन आपने वाटर से करा, क्या कंपाउंड लिया Mg3N2 और इसकी रिएक्शन आपने वाटर से करा। तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिखता हूं और फिर बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? तो द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग अमोनिया गैस। अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं बेटा। ये जो Mg3N2 है, इसमें हमें पता है कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे बताओ कितना चार्ज होता है, -3। तो देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई से यही कंपाउंड बन रहा है। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तो 3 यहाँ पे आ जाएगा Mg3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा N2। तो हमने चार्ज पता कर ली। और वाटर में हमें पता है कि एक H+ आयन होता है और OH- आयन होता है। गॉट इट? H+ आयन और OH- आयन। नाउ अब बेटा ऑब्वियसली जब रिएक्ट करेंगे तो ऑपोजिट आयन ही तो रिएक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम से कौन रिएक्ट करेगा, OH। नाइट्रोजन से कौन रिएक्ट करेगा, H+। तो देखो कंपाउंड क्या बन गया, Mg2+ और OH। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बन गया MgOH2। एक और N3- और H+ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या बन जाएगा, NH। गॉट इट? एक और रिएक्शन देखें, इसका नाम है बेटा नाइट्रोजन पे माइनस है इसलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड। गॉट इट? नाम साथ साथ लिखते जाएं। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। Mg3N2 क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। Mg3N2 is magnesium nitride here. Now come to next compound, that is Ca3P2 plus water. इसमें बेटा मैं आयंस आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है? तो कैल्शियम पे भी चार्ज होता है बेटा +2 और फॉस्फोरस है -3। वाटर से मिलेगा H+ और OH-। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आयंस, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑपोजिट आयन। Sir, CaO. No, Ca+2 and OH negative, Ca+2 OH negative, क्रॉस मल्टीप्लाई। CaO नहीं बनेगा, CaO के बाद में कुछ और होगा। CaOH2. Yes, this is correct, very good, CaOH2। Yes, what about next compound, P3 negative और H positive, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या कंपाउंड बनेगा, CH3, isn't it? फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ऑपोजिट चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फॉस्फोरस का 3 हाइड्रोजन पे लग जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेंगे, एक तो बनेगा बेटा CaOH2 और एक बनेगा PH3। याद रखना इस PH3 को कहा जाता है बेटा फॉस्फीन। दिस इज नोन एज फॉस्फीन। नोट इट। ये क्लियर हुआ सभी को कैसे लास्ट वाले प्रोडक्ट बनाए थे? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. आदित्य, अगम, Yes, sir. फाइन। तो ये इस तरह से आप आइंस में ब्रेक कर लो, हर एक कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये वाले जो थे ये हमने डायरेक्ट लिखे। क्लियर? जो जो ब्रेक हो सकता है तो वही करना है। डन? जैसे ये आयनिक कंपाउंड है तो ब्रेक करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये थी वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने टाइप्स होते हैं? तो बहुत सिंपल है। वाटर बेटा कंपाउंड में तीन तरह से अटैच हो सकता है। एक होता है बेटा कोऑर्डिनेटेड वाटर, एक होता है इंटरस्टिशियल वाटर, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको एग्जांपल से समझेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ H2। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब के नाम से भी बता सकते हैं कि वो वाटर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट दैट वाटर विच इज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? ये पता चलेगा बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे इसको देखें CrH2O3Cl3 लाइक दैट, H2O6 कर लीजिए। फाइन, CrH2O6Cl3। तो यदि कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर के अंदर है, कोऑर्डिनेटेड ब्रैकेट, क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट में यदि कोई कंपाउंड है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनेगा, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जैसे ये जो बॉक्स के अंदर कंपाउंड लिखे रहते हैं, आप काफी बार देखेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, NiCO4 लाइक दैट। तो जहां कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है उस कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, और वहां पे बेटा बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देन तो इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलरली, यहाँ पे जो वाटर है ये क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ऑल द 6 molecules is forming coordinated bond with the water। 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये Cl3 बाहर, लाइक दैट। तो इस तरह से जब वाटर अटैच होता है तो हम उसको कोऑर्डिनेटेड वाटर कहते हैं। देन नेक्स्ट होता है इंटरस्टिशियल वाटर। सेकंड फॉर्म ऑफ वाटर इज इंटरस्टिशियल वाटर। अब ये इंटरस्टिशियल वाटर क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे कि बेटा जब कहीं पे भी वाटर जो है इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो बेटा वहां पे जगह रह जाती है, स्पेस रह जाता है, और उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। एंड व्हेनेवर water occupies the interstitial site, that water molecule is said to be interstitial water molecule। Got it? तो जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा तो स्पेस रह जाएगा, उन स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, और वहां पे जाके वाटर जो है वो अटैच हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखें, दैट इज CaCl2.2H2। तो याद रखना, जब कभी भी आपको डॉट की फॉर्म में मिले इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी होगा, बट ज्यादातर आपको कहीं पे भी इस डॉट की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल लिखा दिखाई दे, दैट इज नॉन एज इंटरस्टिशियल वाटर। जैसे एक होता है बेटा ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2, दिस इज नॉन एज ग्लोबल सॉल्ट, GLAUBER, global, that is salt। Fine. So how many interstitial waters are there? 10 water molecules which are occupying the interstitial location। Clear है सभी को? तो दो वाटर कौन से हैं? पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर जो किसी कंपाउंड के अंदर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, और तीसरा होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो ये आप खुद से बताओ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल।
व्हाट इट वुड बी, जो वाटर मॉलिक्यूल क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो इसका एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, उसको ध्यान से देखें। CuSO4.5H2, इसका नाम होता है बेटा ब्लू विट्रियोल। दिस इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल, क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। फाइन, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स कंपोजिशन, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डॉट के फॉर्म में है, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरस्टिशियल वाला। बट एक्चुअली दिस कंपोजिशन इज नॉट करेक्ट, दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली ये इस फॉर्म में है, दैट इज CuH2O whole 4, this is +2, and that is SO4 -2, and this is dot H2. Actually ये इस फॉर्म में है। Noted, this was not the correct representation which is actually defining its composition. तो CuSO4.5H2 आपको लगेगा कि सर ये डॉट की फॉर्म में, तो ये सारे इंटरस्टिशियल वाटर हैं, नहीं है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो और फिर चेक करो। अब बताओ बेटा कितने इंटरस्टिशियल वाटर हैं। नाउ इन दिस check how many water are present at interstice. Sir, 1. Very good, 1. Very good. How many coordinated water are there in this structure? Coordinated water जो स्क्वायर 4. ब्रैकेट के अंदर, वेरी गुड, 4। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह से। Cu 4 हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, पहला वाटर, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल, ये बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लाइक दैट, लाइक दैट। क्लियर? ये तो बात होगी बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। ये बात हो गई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कंपोजिशन। देन 4 water molecules are making 4 coordinated bonds with the copper, that is CuH2 whole 4। ठीक है, बताओ इस पूरी यूनिट पे चार्ज क्या है, देख के बताओ। व्हाट इज द चार्ज ओवर दिस स्क्वायर ब्रैकेट? +2. वेरी गुड, +2 चार्ज, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया +2। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो बाहर वाला कंपोजिशन है ये कैसे जुड़ा हुआ। तो बेटा बाहर वाले कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अटैच है। बाहर वाला जो 2 हाइड्रोजन, इनर साइड के जो 2 हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और जो बाहर सल्फेट है, जो बाहर की तरफ सल्फेट है, वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लाइक दैट। दिस इज द स्ट्रक्चर। नोटेड, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस CuSO4.5H2। इसको हमेशा याद रखना, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है, बिकॉज इट इज ऑफ ब्लू कलर। दिस इज ऑफ ब्लू कलर कंपाउंड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसका कंपोजिशन ये होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड हैं, एक इंटरस्टिशियल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बताओ। Sir, 2. नो, 2 इज इनकरेक्ट। फिर से सोचो, Sir, कौन 4. सी मिसिंग। 4 इज इनकरेक्ट। देखो ध्यान बेटा, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे है, एक तो ये है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस, फाइनली दिस वन, ये 5 है। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी, अब बताओ। नाउ सोचो फिर से, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड में, कौन सा होता है डॉट डॉट वाला, सोचो। हाउ मेनी So, वाटर 3. बॉन्ड, यस 3 इज करेक्ट। क्लियर?
क्योंकि बेटा ये साइड वाले जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये तो सिर्फ कॉपर के साथ बॉन्डेड है, बट इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है और बाहर वाला भी इन्वॉल्व है. सो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दैट इज 3 वाटर मॉलिक्यूल. इसको ड्रॉ करिए. ये क्लियर हुआ सभी को कि 3 फॉर्म कौन सी है वाटर की? कोऑर्डिनेटेड, इंटरस्टिशियल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, CuSO4.5 है. फाइन. तो दैट इज ऑल अबाउट वाटर. अब बात करेंगे बेटा वाटर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट. क्लियर? सम मोर पॉइंट रिलेटेड टू द वाटर. देखिए कौन कौन से पॉइंट. तो मेनली वाटर की रिएक्शन प्रॉपर्टीज यहीं तक थी. अब बेटा जैसे वाटर बना H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. मान लो कि आपने ये नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं लेके, दैट इज वाटर, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं लेके डी वाला हाइड्रोजन. बताओ डी क्या होता है बेटा? एनीवन? डाई हाइड्रोजन. नो, डाई हाइड्रोजन नहीं. एनीवन एल्स? एक था प्रोटियम, आइसोटोप थे हाइड्रोजन के. ड्यूटेरियम. वेरी गुड, ड्यूटीरियम था डी. क्लियर? और टी लिखते हैं तो ट्राइटियम. तो देखो यहाँ पे हमने वाटर के अंदर कौन सा हाइड्रोजन लिया बेटा? 1H1 वाला, मतलब प्रोटियम वाला. यहाँ पे हाइड्रोजन है प्रोटियम वाला और यहाँ पे हाइड्रोजन है 1H2 वाला, दैट इज ड्यूटीरियम. ड्यूटीरियम. तो इसको ध्यान से समझेंगे कि जब नॉर्मल हाइड्रोजन लेंगे तो कंपाउंड को वाटर कहते हैं, और जब ड्यूटीरियम लेंगे तो उसको हैवी वाटर कहते हैं. क्योंकि भारी कौन सा है? इसका वेट ज्यादा है, इसका तो वेट 1 है, मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है. तो ये हैवी है इसलिए इसको हैवी वाटर कहते हैं. क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर. Got it? So H2O normal is normally water and D2O is known as heavy water. तो अब इस D2O की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये जो D2O होता है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है. क्लियर? तो टोटली रिलेटेड टू वाटर, एग्जैक्टली वाटर की तरह ही होता है. प्रॉपर्टी में बात करूँ, रिएक्शन में बात करूँ, एवरीथिंग इज सेम. क्लियर? तो याद रखना बेटा ये जो ड्यूटीरियम है इसकी खोज की थी यूरे ने. That was proposed by the scientist named Urey. Then, so ये जो D2O होता है, this is slightly less reactive, slightly less reactive than H2O. ये जो D2O होता है ये वाटर से कम रिएक्टिव होता है, और इसका मेन रीजन क्या होगा कि बेटा यहाँ पे जो ड्यूटीरियम वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है. जैसे वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा? OH. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मिलेगा? OD बॉन्ड. OD बॉन्ड. तो विच इज स्ट्रॉन्गर? दिस OD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. यदि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो कम रिएक्टिव होगा. क्लियर? तो दिस इज स्ट्रॉन्गर. दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू OH बॉन्ड. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें. ये जो D2O है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. It is very very important use of this D2O. It is used in the nuclear reactor to slow down the speed of neutron. तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन की रिएक्शंस होती है, न्यूट्रॉन का फ्यूजन, फिजन,
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए D2O यूज में लिया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज टू स्लो डाउन the speed of neutron in nuclear reactor जो स्पीड को स्लो करता है उसको कहते हैं बेटा मॉडरेटर। तो ये जो D2O है ये किसका काम करता है? इट इज वर्क एज मॉडरेटर, इट मॉडरेट्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। फाइन। अब कुछ और रिएक्शंस हैं उनको देखें, जैसे दैट इज SO3 plus D2O। complete this reaction. One more reaction, that is Mg3N2 plus D2। तो बेटा जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वाटर की तरह ही, वाटर के अंदर कौन से आयन थे? H2 में बताओ कौन से आयन होते हैं? H+ और OH- आयन। इसी तरह से D2O में होगा, H की जगह D लगा दो, D+ और OD-, D+ और OD-। नाउ चेक करो वाटर का क्या प्रोडक्ट बना था जब वाटर काम में लिया, कंबाइन किया था इसको। वेरी गुड, H2SO4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? D2SO4। वेरी गुड, दिस इज D2SO4। H की जगह सिर्फ D लगा देना है। ये वाला बताओ इसमें क्या बना था? एक बना था MgOH और NH3। यहाँ पे क्या बन जाएगा? MgOD plus ND3, like so that is all about the deuterium। तो वाटर के जैसा ही होता है एग्जैक्टली, बट वाटर से कम रिएक्टिव होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज ऑल अबाउट वाटर। अब बात करेंगे बेटा वाटर की प्योरिटी के बारे में, हार्डनेस के बारे में। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये समझ में आया सभी को कैसे रिएक्शन? यस सर। फाइन। और ये क्लियर हुआ कि क्यों जो D2O है वो वाटर से कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। So can you tell me beta what is the difference between hard water and soft water? Anyone? Next topic, hardness in water। सोचो क्या मतलब होता है हार्ड और सॉफ्ट का? वेरी सिंपल, थिंक ओवर दैट। What is the major difference between hard water and soft water? तो नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्ट का मतलब जो सॉफ्ट होगा और हार्ड का मतलब हार्ड होगा। नॉट लाइक दैट। सॉफ्ट का मतलब वो वाटर जो शुद्ध होगा, दैट इज प्योर, क्लियर, दैट इज नॉट कंटेनिंग एनी impurity, any salt, and hard water which contains soluble impurities, salts and other things। और एक और important definition है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है दैट गिव्स लेदर विद द सोप। जब आप साबुन काम में लोगे सॉफ्ट वाटर के साथ तो वहां पे झाग बनेगा, दैट विल फॉर्म लेदर। बट जब आप सोप को हार्ड वाटर के साथ काम में लेते हो, इट विल नॉट गिव लेदर, इट विल गिव स्कम। नीचे एक डर्ट जो है एक डिपॉजिट हो जाएगा। yes, you can say distilled water is an typical example of soft water। yes, clear। डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें भी बेटा कुछ मिनरल्स होते हैं, क्लियर। इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी वी कैन रिलेट इट एज सॉफ्ट वाटर। फाइन। तो हार्ड का मतलब जो साबुन के साथ झाग नहीं देगा, इट विल नॉट गिव लेदर विद द सोप,
further it will form scum, dirt deposit कर देगा नीचे. Soft will give lather with the soap. Fine. अब देखो होता क्या है जब बारिश गिरती है, whenever it rains, this rain water is almost pure. जो रेन वाटर होता है that is almost pure. Clear? तो जब ये नीचे गिर के सरफेस के थ्रू मिट्टी से मिलता हुआ किसी वाटर बॉडी में डिपॉजिट होता है, तो ये क्या करेगा बेटा, जब ये सरफेस के थ्रू फ्लो होता है तो वो वहां पे इन मिनरल्स को मिक्स करके, मिनरल को डिसॉल्व करके इम्प्योर हो जाता है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये इम्प्योर हो जाता है. Got it? So this is the reason why the water become hard. और डिपेंडिंग ऑन दैट कि इसका कंपोजिशन क्या बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सैंड पे डिपेंड करेगा. कि जैसे JNK के अंदर जो सैंड का कंपोजिशन है वो क्या है, राजस्थान की बात करें तो वहां पे जैसे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पे बहुत खारा पानी होता है. जो ट्यूबवेल का, जो बोरवेल का पानी होता है दैट इज टू मच सॉल्टी. गेटिंग माय पॉइंट? इतना ज्यादा नमक वहां पे होता है कि बेटा दांत जो है वो काफी पीले पड़ जाते हैं. इट इज नॉट लाइक कि वो ब्रश नहीं करते, तो काफी एरियाज ऐसे हैं कि वो कितना भी कर ले उनके दांत जो है वो बिल्कुल जो है येलो रहेंगे. तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ दैट सोल्ट. और ज्यादा सोल्ट लेने से हड्डियां जो है वो वीक होती हैं, बोन्स वीक होती हैं. तो राजस्थान में काफी एरियाज के अंदर कैनल्स की फैसिलिटी है, नहर का पानी जाता है, बट स्टिल काफी एरियाज जो है दैट इज नॉट गेटिंग दैट वाटर, so they have to use that underground water that is too much salt. क्लियर? और राजस्थान में भी आप देखेंगे अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं, तो उस पानी का कंपोजिशन वेरी होता रहे. इन द सेम मैनर JNK में भी आप देखेंगे इस साइड जो पंजाब के टच में है, उस साइड देखेंगे जो कारगिल के टच में है, तो दोनों की वाटर का कंपोजिशन चेंज होता रहेगा. तो ये रीजन होता है कि जिस तरह से वाटर इम्प्योर होने लगता है. तो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? राइट डाउन, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? द वाटर which gives lather, LATHER, which gives lather with the soap, and do not contain any soluble salt. क्लियर? तो वो वाटर जो साबुन के साथ जाग दे देगा और जिसके अंदर कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं, दैट इज प्योरेस्ट वाटर. नेक्स्ट लिखिए, हार्ड वाटर. नेक्स्ट इज हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर क्या होगा बेटा? हार्ड वाटर वो होगा जो सोप के साथ लेदर नहीं देगा, फर्दर वो स्कम फॉर्मेशन कर देगा, डर्ट बना देगा, और इसके अंदर soluble salt प्रेजेंट होते हैं. Got it? Write down. The water which do not give lather with the soap, as it contains some soluble salt, तो ये साबुन के साथ जाग क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें soluble salt होते हैं. फॉर्मा करके लिखेंगे, फर्दर इट फॉर्म्स scum or dirt. Further it forms scum
or dirt with the soap. Further, it forms scum or dirt with the soap. चलिए, तो ये बात होगी हार्ड और सॉफ्ट वाटर की। तो ये बेटा इतना ही नहीं है, कल हम देखेंगे कि हार्डनेस कितने टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और हार्डनेस को कैसे अलग करें ताकि जो पानी है दैट इज बिकम सुटेबल टू यूज। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन डाउट ऑफ जफरीत। बेटा आई थिंक आपका ये डाउट था, क्वेश्चन था सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, मुझे एलिमेंट याद नहीं आ रहे, एक बार बता दो। लिथियम से स्टार्ट थे शायद, चेक करो यही है जसप्रीत? यस सर। बोरोन यही वाले थे। तो बेटा सबसे पहले हम चेक करेंगे आयोनाइजेशन 1 का ऑर्डर। आयोनाइजेशन डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पे। दो बातें जल्दी से याद आ जानी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आयन पे आयोनाइजेशन डिक्रीज होता है। फर्दर आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। यदि कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए उस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, ग्राउंड स्टेट को। 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है। तो देखो कार्बन की बोरोन से ज्यादा होनी चाहिए, कार्बन की बोरोन से ज्यादा होगी। क्लियर? अब ध्यान से समझना कि बेटा ये फुल फिल्ड हो गया, बेरिलियम जो है वो फुल फिल्ड हो गया। तो बेरिलियम क्या करेगा, यहाँ से जंप मार जाएगा, क्योंकि फुलफिल हो गया तो फुलफिल में आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर? अब कंफ्यूजन आता है कि कितना आगे स्विच करेगा, तो हमेशा याद रखना सिर्फ एक स्टेप आगे जाता है। तो बोरोन की बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, बट होगी बेरिलियम की ज्यादा बोरोन, और फिर जो लिथियम है वो अपनी जगह पे रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन 2 की, IE2 की। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। निकालो इलेक्ट्रॉन, 1s2 बचा इसका, इसका हो जाएगा बेटा 1s2 2s1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p खत्म, 1s2 2s2 और 2p2 की जगह 2p1। फाइन। अब यहाँ पे देखो, अब फुल फिल हाफ फिल कौन हो गया? अब फुल फिल हो गया बेटा बोरोन, और कौन हो गया फुल फिल? अब लिथियम भी फुल फिल हो चुका। देन तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती हैं, फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड वालों की एक आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ये वाला बोरोन कार्बन से आगे चला जाएगा, और ये जो लिथियम है ये बेरिलियम से आगे चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या बन गया? सबसे आगे बन गया बेटा बोरोन, पीछे कार्बन, लिथियम और बेरिलियम। लिथियम फुलफिल्ड है तो बेरिलियम से आगे आ जाएगा, और बेरिलियम सबसे लास्ट, लाइक दैट। तो IE1 में तो आप ग्राउंड स्टेट का चेक करते हो, और IE2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करते हो। बताओ, इज इट क्लियर? चेक प्लीज। यस सर। फाइन, क्लियर हुआ बेटा? यही आंसर था। सर 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। चेक करिए, सबसे कम IE2 बेरिलियम का होगा, सबसे ज्यादा बोरोन। नो सर, उसमें लिथियम का सबसे ज्यादा दिया है। ओके 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 ओके, गॉट इट। ठीक है, वही मैं सोच रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्मिंग। ठीक, लिथियम का ज्यादा क्यों होगा? लिथियम के बाद आपको मिलेगा, लिथियम के बाद मिलेगा बोरॉन, लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम। आई थिंक ये वाला होगा, लिथियम यस देन सर। बोरॉन कार्बन। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? ध्यान से देखिए कि बेटा ये वाले जो हैं ये सेकंड सेल से बिलोंग करते हैं, और देख के बताओ
कि लिथियम अब कौन से सेल से बिलोंग करता है? फर्स्ट शेल, वेरी गुड। अब इसका सेल ही चेंज हो गया बेटा, सेल चेंज होने से तो इतना फर्क पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे तो लाखों करोड़ों का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। गॉट इट? देखो ये तीनों अब सेकंड सेल से बिलोंग कर रहे हैं और ये अब फर्स्ट सेल का हो चुका है। और फर्स्ट सेल मतलब टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो लिथियम सबसे आगे इसलिए चला गया क्योंकि ये फर्स्ट सेल में आ चुका। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जब सेल चेंज होते हैं तो एनर्जी में एनॉर्मस डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। फाइन, ठीक है। आई थिंक आपने बाद में एक और डाउट भेजा था, तो वो मैंने अभी देखा नहीं। आई विल चेक एंड विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके सर। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस